जैसे कहते हैं जहां शंका वही लंका, वो चाहते संदेह हो हमारे इलेक्टोरल सिस्टम को लेकर। क्या आपको लगता है ये संदेह वाली राजनीति कहीं लाई रिपीटेड 1000 टाइम्स शिवराज जी इज सीन टू बी द ट्रूथ? कोई 1000 बार झूठ बोले, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कह दे, इलेक्शन कमीशन कुछ भी कह दे, मगर क्या संदेह का एक माहौल बनता है? आप लोगों से मिलते हैं, क्या उनके मन में आज संदेह का माहौल बन गया? हमारे इलेक्शन सिस्टम, हमारे इलेक्शन कमीशन, इस सब को लेकर क्या संदेह है? भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमारे यहाँ आपने देखा 1977 में कैसे जनता ने सरकार बदली, फिर 1980 में भी बदली, एक के बाद आप एक देखते जाएं। 10 साल आप जानते हैं जी कि यूपीए की सरकार भी इसी देश में चली। तब वोट की चोरी नहीं होती थी। राहुल गांधी अब जीत के आए, खुद अब जीत के आए, प्रियंका गांधी जीत के आई, हिमाचल में जीते, तेलंगाना में जीते, कर्नाटका में जीते। अगर वोट की चोरी होती तो एक भी सीट जीत पाते क्या? जीत जाए तो ठीक है चुनाव, और हार गए तो वोट की चोरी। 100 बार एक झूठ को बोलकर हमारे पूरे चुनाव की व्यवस्था को संदेह के कटघरे में खड़ा करने का पाप भी अगर कोई कर रहे हैं तो वो कांग्रेस और राहुल गांधी कर रहे हैं। लेकिन जनता सब समझती है, पब्लिक है, सब जानती है, सब समझती है कि सच क्या है। अगर हम वोटर लिस्ट शुद्ध करें, हम नहीं, इलेक्शन कमीशन, तो भी आपत्ति है। जो लोग दुनिया में नहीं उनके नाम वोटर लिस्ट में वो निकालो तो आपत्ति है। जो लोग इस देश के नहीं है, बाहर से घुस गए हो, अगर उनकी पूछ परख करें कि तुम आए कहां से, कब से हो, तो आपको आपत्ति है। जनता इस सच को जानती है और इसलिए वातावरण संदेह का बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन जनता कभी इसको सच नहीं मानेगी। अगर हमारा लोकतंत्र पवित्र है, हमारी चुनाव की संपूर्ण व्यवस्था पवित्र है और लोगों को उस पर पूरा पूरा भरोसा है। आप इन चीजों पर जब आप कैबिनेट में बीजेपी के हाईएस्ट लेवल पे जब आप बैठ के डिस्कस करते हैं तो आपको चिंता नहीं होती कि क्या आप डिस्कस नहीं करते कि आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में इंस्टेबिलिटी एक फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स बन गई है? क्या आपको चिंता नहीं है कि ये एल्गोरिथम सोशल मीडिया मैनेज करके जिस तरह से नेपाल में जो हुआ, जिस तरह से, एक्चुअली ये सवाल पूछना चाहिए, मुझे मौका मिल रहा है आपसे पूछ रहा हूँ मैं, ये बांग्लादेश में जो हुआ, नेपाल में तो अमेरिकन सोशल मीडिया कंपनीज और एप्स का एक रोल निकला है। एक ऐप है, कोई डिसरप्ट या डिस्टॉर्ट करके एक ऐप है, उस ऐप के जरिए खून खराबा हो गया, वहां के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के घर जलाए गए और उसके बाद कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था। क्या आपको नहीं लगता कि एक तरह से हमारे देश में भी एक डेंजर है, डायनामाइट वाला सिचुएशन है? शिवराज जी क्या पता। और देखिए, थोड़ी लंबी बात करूंगा इसमें, फार्मर्स प्रोटेस्ट के समय में लगता है कि सरकार ने बहुत समय दे दिया, थोड़ी जल्दी एक्ट करते तो वो नहीं होता जो 26 जनवरी को हुआ, जहां पे हमारे तिरंगे पर अटैक हुई। हमारे तिरंगे पर अटैक हुई लाल किले के अंदर और किसी ने सोचा नहीं था। तो कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स तो एक बात है, मगर मेरा सवाल ये है, क्या आप मोदी जी, बड़े बड़े हमारे नेता, जब आप डिस्कस करते हैं, क्या कभी इस बात पर डिस्कशन होती है कि क्या नेपाल या बांग्लादेश वाली परिस्थिति कहीं भारत में कोई करने की कोशिश ना करे? कोशिश तो हो रही है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये लोग कोशिश कर रहे हैं। तो जितना आप हमारे साथ ये आश्वासन लोग चाहते हैं शिवराज जी, ये अवॉइडेबल क्वेश्चन नहीं है, इस सवाल का एक तरह से आप जितना डिटेल जवाब देंगे उतने लोग इधर प्रभावित होंगे, इन्फ्लुएंस होंगे, वो जानना चाहते हैं। इट्स अ डेंजरस सिचुएशन। आप विकसित भारत के बारे में बात कर रहे हैं, मगर जो काठमांडू में हुआ किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया। ढाका में जो हुआ सबने देखा 24 घंटे के अंदर, और उसके बाद यूनुस जाके वही पश्चिमी कैपिटल में जाके हाथ पकड़ते हैं बिल क्लिंटन की, थैंक यू, आपने इतना हेल्प किया, आपके कारण हमने पूरी मतलब डेमोक्रेटिक सरकार निकाल दी। षड्यंत्र खुल के आ गई। क्या यही षड्यंत्र भारत के खिलाफ नहीं हो सकता है? और इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? थोड़े डिटेल में आप अगर हमारे साथ शेयर करें अपने विचार।
140 करोड़ का हमारा देश, अलग भाषा अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। दिल्ली हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, इस भाव से अनुप्राणित है। और मुझे ये कहते हुए गर्व है कि देश की जनता देश के इस विचार के साथ है कि हमारा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इसलिए षड्यंत्र कोई कितने भी करे, कॉन्स्पिरेसी कोई कैसी भी करे, भारत को, भारत की जनता को अटूट विश्वास है अपने लोकतंत्र पर, अपने नेतृत्व पर। और इसलिए आप देख रहे हैं कि वो चीजें जो कभी संभव नहीं लगती थी लोगों की, देश के भविष्य को पूरे विश्वास के साथ देख रहा है कि अब कल का भारत कैसा होगा और कहां पहुंचेगा। और इसलिए कोई कितने भी सपने देखे, संदेह का वातावरण खड़ा करे, भारत भारत है, एक रहेगा, तेजी से बढ़ेगा और दुनिया को दिशा दिखाएगा। अगर 240 का आंकड़ा नहीं होता, अब डायरेक्ट सवाल, अगर 240 का आंकड़ा नहीं 280 होता, 300 होता, 270 होता, तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाती? आपके जो कोर इश्यूज हैं, क्या 5 साल की उसकी मतलब 5 साल से वो पोस्टपोन हो गए हैं? क्या भारत के लोग मान के चले अब कि 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं होगा 2029 तक? के ये सवाल, इसका जवाब हम चाहते हैं कि नहीं? हम सवाल मैं चाहता हूं कि आज शिवराज सिंह चौहान रिपब्लिक भारत के मंच पर कहे हमें कि ये क्या हुआ। अब जो आपके जो कोर वोटर है और कई हमारे जो ऑडियंस में लोग हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि 240 में सरकार तो आपकी बन गई और चैलेंज भी नहीं है, मगर यूनिफॉर्म सिविल कोड, 1 नेशन 1 इलेक्शन जो प्रगति के लिए, भारत के प्रगति के लिए ये कैटलिस्ट बन सकती है, क्या ये 5 साल से पोस्टपोन हो गई? शिवराज जी, क्या इस पर काम बंद हो जाएगा? क्योंकि आप सोचेंगे चंद्रबाबू नायडू जी को पूछना पड़ेगा, नीतीश जी को पूछना पड़ेगा, कंसेंसस नहीं बनी है, राज्यसभा में हमारे नंबर जो हमने सोचा था 2/3 बनेंगे वो नहीं बनेंगे, ये इतना नहीं है। मतलब जितना आपको पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए ड्रामेटिक चेंजेस करने के लिए। और इस पर जुड़ा एक सवाल, सॉरी सवाल थोड़े लंबे हो रहे हैं, आपको मैं इससे जुड़ा सवाल कि पहले टर्म और दूसरे टर्म में कई सारे चीजें हुई, 1 नेशन 1 इलेक्शन क्यों नहीं हुआ जब आपके पास नंबर्स थे? यूनिफॉर्म सिविल कोड नेशन वाइड क्यों नहीं अप्लाई की गई जब आपके पास नंबर्स थे? ये आपके कोर इश्यूज हैं, इसलिए मैं चाहूंगा आप विस्तृत तौर से इस पर जवाब दें मुझे। कोर इश्यूज पर जो काम हुआ है, लोग पहले सोचते थे कि भारतीय जनता पार्टी ये चीजें केवल चुनाव के समय कहती है, बाकी समय भी कहती रहती है, लेकिन ये होंगे नहीं जी। चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के कारण हो, लेकिन अयोध्या में भगवान श्री राम जी के मंदिर के निर्माण का सवाल हो, धारा 370 का सवाल हो, मैं एक एक गिना के वक्त नहीं लूंगा, सारी जनता जानती जो काम। मेरा सवाल था कि 5 साल से डिले हो गई है। 1 नेशन 1 इलेक्शन पर हमारा कैंपेन जारी है और ये सब चीज हम करना चाहते हैं तो जनता की व्यापक सहमति बनाकर करना चाहते हैं। आज भी सरकार के पास, एनडीए के पास कंफर्टेबल मेजॉरिटी है। ये बात सही है कि विपक्ष और टांग अड़ाने की ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन मुझे लगता है कि देश के हित में जनता के समर्थन से बाकी फैसले भी होते हुए चलेंगे। ये मेरा कंसेंसस तो 370 में भी नहीं थी। आपने 370 में कंसेंसस जो आपने बोला जनरल कंसेंसस की कोशिश तो नहीं की। आपने कहा कि हम करेंगे, 35 से जाएगी, 370 जाएगी, निकाल दिया। वही अप्रोच चाहिए। देखिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन जैसे इशूज पर पहले जनमत का जागरण करना और एक साथ चुनाव के लाभ जनता को गिना के उसका मानस बनाना जागृत हो जरूरी है, ये जरूरी है। और इसलिए आप देख रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के कितने कार्यक्रम हम मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप कमिटेड हैं, उस पर काम चल रहा है? बिल्कुल कमिटेड है, कॉर्नर में नहीं है। और 1 नेशन 1 इलेक्शन देश के लिए जरूरी भी है और होगा भी। आपने कहा कि सेक्युलरिज्म वाले शब्द को और सोशलिज्म को इमरजेंसी के समय में इसको ऐड किया गया
और आपने ये भी कहा कि सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल देना चाहिए बिकॉज दे डू नॉट रिफ्लेक्ट इंडियाज कोर कल्चरल वैल्यूज। ये सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म को, ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है शिवराज जी। कई लोग, अगर मैं आम सहमति चाहूं, आम सहमति है, कई लोग कहेंगे कोई जरूरत नहीं है, संजय गांधी के जमाने में इन शब्दों को ऐड किया गया। तो अगर निकालना चाहते हैं तो निकाल दें, और अगर नहीं निकाल रहे हैं, जब आपको पता है कि निकालना चाहिए, जो आपकी व्यक्तिगत राय भी है और पॉलिटिकल पोजीशन भी है, तो क्यों नहीं निकाला जा रहा है? देखिए, भारत का सोच, भारत का विचार, भारत के जीवन मूल्य और भारत की परंपराएं, अगर आप देखें तो मैंने प्रारंभ में भी कहा था, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती हो, सर्वधर्म संभाव हो, आत्मवत सर्वभूतेषु हो, या वसुदैव कुटुंबकम हो, या सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत् हो,